हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फीलिंग वेरी फ्रेश टुडे। और आज वैसे भी मुझे कल का टॉपिक रिवाइज करना है। कल क्या पढ़ चुके थे आप? तो बोर पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट में मैंने सबसे पहली पोस्टुलेट कल पढ़ाई थी स्टेशनरी ऑर्बिट। उसके बाद था अपना दूसरा पोस्टुलेट क्वांटम जंप, और तीसरा पोस्टुलेट रिलेटेड विथ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो आज थोड़ा रिवीजन के मूड में हूँ। जो टफ टॉपिक होते हैं उनको रिवीजन की वैसे भी ज़रूरत है, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, मैं फिर से लिख दूँ mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ पे m क्या है? तो m इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻31 kg। इसको आप बार बार लिखते रहो ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए। कभी भी ना आप मुझे रास्ते में मिल गए कहीं, तो मैं सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि चलिए सारे कांस्टेंट की वैल्यू बोल, फिर आगे निकल। तो रास्ते में मिल गए ना तो रास्ता बदल देना, वरना ये मैं सारे कांस्टेंट आपको पूछने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस ऑल कांस्टेंट्स गाइस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻31 kg। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूमता है उस वेलोसिटी को v बोलते हैं। जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव करता है उसकी रेडियस है r। h प्लैंक का कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी आपको मेमोराइज करनी है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फटाफट से बताओ। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लैंक का वैल्यू है। सो यहाँ पे गाइस व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। और मैंने कल एक चीज सिखाई थी कि एंगुलर मोमेंटम h/2π इंटू n है। तो ये n क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब ये होता है कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इन तीन चीजों का जो प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू है ये इसके बराबर होता है। इसकी जितनी वैल्यू है इसके बराबर इनका प्रोडक्ट होता है, यानी कि mvr कितना होता है? nh/2π जितना। तो h/2π इंटू n, h/2π इंटू n नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, h/2π इंटू 2 सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, h/2π इंटू 3 थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, h/2π इंटू 4 फोर्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि ये जो n का वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे h/2π ऑलवेज होल नंबर होगा। h/2π का मल्टीपल जो है वो होल नंबर होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फिर से मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू h/2π होगा। अगर इलेक्ट्रॉन
सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2 इंटू एच अपॉन 2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम 3 इंटू एच अपॉन 2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 4 इंटू एच अपॉन 2 यानी कि अब 15th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 15 इंटू एच अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर 17th ऑर्बिट में है तो 17 इंटू एच अपॉन 2 होगा ना। यानी कि अब आप समझ गए हो ना कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट। आज पूरा रिवीजन करना है क्योंकि कल लास्ट में जो पोस्टुलेट करवाया था आपको शायद अच्छे से आपने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसको रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अपनी फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, जैसे अभी अभी आपने क्या सीखा कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वैसे ही किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वही एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, वही एनर्जी थर्ड ऑर्बिट वाले का नहीं होता है। यानी कि एनर्जी क्वांटीकृत होती है। हर एक लेवल का एनर्जी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेकेंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। तो वो क्या है? अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मैडम इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट में है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फोर्थ ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी क्या होगा। इलेक्ट्रॉन अगर सेवंथ ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी क्या होगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिथियम के इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करती है या नहीं। लिथियम का एनर्जी लेवल हाइड्रोजन जितना होगा या नहीं होगा। तो वो सारे क्वेश्चन अब क्रैक करने के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ पे अपना फोर्थ पोस्टुलेट है बच्चों आज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। उसका फॉर्मूला है En, लेकिन ये भी किसके लिए पता है? फॉर हाइड्रोजन लाइक, यानी कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर, ये नहीं आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देखो फिर से मैं लिख रही हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit and only this is only applicable for hydrogen like species, यानी कि जिसके पास खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाला फॉर्मूला वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी क्या। तो जैसे आपको मैं समझा दूं कि हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर मैंने लिख दिया हीलियम +1 तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे चार्ज +1 है। तो प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन।
लिथियम की बात करूं तो अगर लिथियम +2 है मेरे पास तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर, ये Z जो है ना बच्चों, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम Z बोलते हैं। तो Z यानी क्या? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर यानी क्या? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका चार्ज +2 है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। वैसे ही बेरिलियम की बात करूं तो अगर +3 है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर Z 4 होता है। यहाँ पे इसके पास 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन तो है ही है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन +3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बचे इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे मैंने जितने भी स्पीसीज लिख दिए हैं वो सारे स्पीसीज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और दिस फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो भी फॉर्मूला है अपना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस स्पीसीज। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस स्पीसीज बिकॉज दिस ऑल स्पीसीज आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान से देखना। En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो अब इसको बोलते जाओ फिर से, -2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। वंस मोर, पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। वंस अगेन पाई स्क्वायर Z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है देखो, पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। શું થઈ રહ્યું છે? 2-3 મિનિટ બ્લર આવે છે એટલે ઓકે। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -2 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका वैल्यू, अब पाई क्या होता है बच्चों, तो सबको पता है ना, 3.14। Z क्या है यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर है। m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N नंबर ऑफ ऑर्बिट, और H जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। अब इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है, यानी कि सबका वैल्यू फिक्स है। जैसे पाई का वैल्यू फिक्स है, आप जानते हो, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, वो एटम टू एटम, ऑर्बिट टू ऑर्बिट चेंज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.109 इंटू 10⁻31 kg, ये फिक्स होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ये भी फिक्स है। नंबर ऑफ ऑर्बिट ये चेंज होगा। और प्लैंक कांस्टेंट तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये भी फिक्स है। अब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज अगर मैंने इसमें डाल दी, एनर्जी के फॉर्मूला में सारे कांस्टेंट मैंने डाल दिए, देन व्हाट विल हैपन टू 3.14 अनुस्क्वायर, एटॉमिक नंबर Z वो तो चेंज होने वाला है, उसका वैल्यू मत डालो,
फिर मास का वैल्यू डाल दो, फिर चार्ज का वैल्यू डाल दो, फिर प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डाल दो। तो वो सबका वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे हमको वो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये कंसेप्ट समझना है कि वो वैल्यू आई कहाँ से। तो इसमें जितने यूनिट है वो यूनिट कन्वर्जन के बाद ये वैल्यू इनपुट करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये वैल्यू जूल पर एटम है और किसकी वैल्यू हमने नहीं डाली थी, तो Z²/n²। अब इसको मैं यहाँ पे वैल्यू का जो यूनिट है मैंने लिखा है समझाने के लिए, मैं उसको हटा दूं ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आए कि सारे कांस्टेंट डालने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n²। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाले वैल्यू को जिस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया होगा उसका नाम उस कांस्टेंट को दे दिया है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट किसने किया, तो रीडबर्ग ने। किसने कैलकुलेट करके दिया, रीडबर्ग ने। इसलिए ये वाले कांस्टेंट को हम रीडबर्ग कांस्टेंट RH बोलते हैं। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला आप पक्के से बाय हार्ट कर लो। जब भी आप मिलो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं और आप फटाफट से मुझे आंसर दोगे कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला, अब बड़ा वाला फॉर्मूला वो शॉर्ट हो गया। बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, तो -2π² Z²m e⁴n²h²। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, तो -RH इंटू Z²/n²। यहाँ में RH क्या है, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है। ये वैल्यू कितना है, जूल पर एटम, यानी कि सिर्फ एक एटम के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम के लिए है। मुझे इस वैल्यू को पूरे मोल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे for one atom it is 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। तो for one mole atom, 1 मोल, एक मोल में कितना होता है, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो 2.18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻18 और सबको मिला के आप सीधा जूल से, मैं किलो जूल का वैल्यू देखो, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो शायद 13.12 इंटू 10⁻5 जूल आएगा। कितना वैल्यू मिलेगा, 13.12 इंटू 10⁻5 जूल। अब 13.12 इंटू 10⁻5 जूल जो है उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये 1312 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। अब ये 5 था ना, तो इसको 5 था तो 10⁻3, देखो मैं फिर से यहाँ से सब हटा दूं। अब जो मेरा वैल्यू आया था 1312 इंटू 10⁻5 जूल वैल्यू है, तो यहाँ पे 1312 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 जूल ऐसा मैं लिख सकती हूँ। 10⁻2 यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1312 होगा और 10⁻3 के लिए k डाल दो
तो इट इज 1312 किलो जूल होगा, लेकिन पर मोल होगा। अब मैं फिर से एनर्जी के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखती हूँ, आप याद रखियो बच्चों। मैंने आज क्या सिखाया है? एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला। तो माइनस RH इंटू Z² अपॉन N²। तो यहाँ पे RH का वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है। इसको बोलते क्या हो आप? तो RH को क्या बोलते हैं हम? रीडबर्ग कांस्टेंट। RH क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट है। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, इसको मैंने अभी अभी किलो जूल में कन्वर्ट किया तो 1312 किलो जूल, बट इट इज पर मोल होगा। तो ये जूल पर एटम है, ये किलो जूल पर मोल एटम है। अब इसी वैल्यू को मुझे और एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल से बच्चों मुझे कहाँ जाना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर मुझे जूल से ईवी में जाना है तो कन्वर्टर चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसका कन्वर्टर क्या है? तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्टर याद रखो कि 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम इमेजिन करो कि 1.6022 इतने जूल, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल यानी कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.36 इंटू 10⁻, ये -18 प्लस 19 हो जाएंगे ना, ये -19 ऊपर आएंगे तो +19 होगा। तो यहाँ पे 10 मिलेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। लेकिन ये पर एटम आपने निकाला, ये पर एटम वाला यूज किया था ना। तो यहाँ पे तीसरा रीडबर्ग कांस्टेंट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जूल पर एटम है, ये किलो जूल पर मोल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वैल्यू है। इसी वैल्यू को चलो हम कन्वर्ट करते हैं अगेन कैलोरीज में लेके जाते हैं। चलो तो कैलोरीज का कन्वर्टर भी है कि 4.184 जूल यानी कि 1 कैलोरी। ये अब आपने साइंस लिया है ना, साइंस पढ़ना है, तो ये सारे कन्वर्टर आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब तक आप कन्वर्टर प्रिपेयर नहीं करते हो तब तक ये सारे यूनिट सिस्टम आप नहीं समझ पाओगे। बच्चों आप अभी अभी 10th से 11th में आए हो। 10th में इतने बड़े बड़े कन्वर्टर आपने मेमोराइज शायद ना किए हो, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हो ना। अब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में आए हो, हायर सेकेंडरी। अब तक आप सेकेंडरी में थे, अब जब आप हायर लेवल पे आए हो तो हायर लेवल का थिंकिंग भी चाहिए। तो आप थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करो, अपने लेवल को बढ़ाओ। ये मत सोचो मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, वो एबिलिटी को आप पहचानो, हार्डवर्क करो और डू बिफोर डाई। ये फॉर्मूला आप याद रखो, आपको अच्छे से आ जाएगा
डर के आगे जीत है, डरो मत, प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे 4.184 जूल यानी कि 1 कैलोरी होता है। तो हमारे पास अभी अभी वैल्यू था 1312 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कितना कैलोरी होगा? 1.184 जूल यानी 1 कैलोरी, तो इतना जूल यानी कितना कैलोरी? तो 1312 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन 4.184, तो आपका वैल्यू आएगा 313.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी। अब ये 10⁻³ को तो पता है ना, आप किलो बोल सकते हो, 10⁻³ के लिए के लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे और एक वैल्यू आपको मिलता है 313.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपने मोल वाला यूज किया था ना यहाँ पे। तो ये इतने सारे वैल्यू है रिडबर्ग के। तो रिडबर्ग वैल्यू आपको याद रखनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, 1312 किलो जूल पर मोल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 313.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको ये लगता है कि इतने सारे वैल्यूज तो है, प्रिपेयर करो ना। और प्रिपेयर करोगे, बार बार लिखोगे, एक ही थियरी को 5 टाइम रिपीट करो समझ के, तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। वैसा हमारे बूढ़े बोल के गए हैं, वो आपके लिए है। तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतने मार्क्स आप पाओगे। सो यहाँ पे प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं और एक चीज आपको आज याद करवा दूं। बामर सीरीज हम पढ़े थे, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के अंदर जो लाइंस थी उसके वेव नंबर का फॉर्मूला, बामर अंकल ने वेव नंबर का फॉर्मूला दिया था, बामर का वेव फॉर्मूला। तो वो याद करो कि वेव नंबर किसको बोलते हैं। अब मैडम ये भी याद नहीं है, तो अब तो कुछ भी याद नहीं रखते हो। वेव नंबर यानी बच्चों न्यू बार। वेव नंबर यानी क्या? न्यू बार। तो यहाँ पे वेव नंबर न्यू बार यानी कि 1/λ होता है। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार यानी कि 1/λ, और इसका वैल्यू है 109,677, या यहाँ पे 7 रिपीट होता था इसलिए 8 भी लगा सकते हो, इनटू ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/nf²। फाइनल स्टेप आपको पता है ना, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज की बात करो ना, तो बामर सीरीज में उसका सीरीज टर्म 2 था और लाइन टर्म जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा है। तो यहाँ पे जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज का सीरीज टर्म 2 है, उसका लाइन टर्म 3, 4, 5, 6, 7 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई बोले कि बामर ट्रांजिशन कौन से, तो बामर सीरीज, आपको कोई बोले कि बामर सीरीज जो है उसमें 5 लाइंस थी, आपको पता है। बामर सीरीज के अंदर 5 लाइंस थी ना, आपको पता है ना। तो वो 5 लाइंस यानी कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो 5 लाइन किसकी वजह से आई थी, कौन से ट्रांजिशन की वजह से आई थी। तो वो 5 लाइन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन था 3 to 2, यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड में वापस आता है, तब एनर्जी लूज करता है, और उसकी वजह से जो लाइन मिलती है वो बामर की फर्स्ट लाइन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, या कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, या थर्ड लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज,
या 7th लाइन ऑफ दिस सीरीज, 7th लाइन आई नहीं थी, 6th लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज या वॉट एवर द क्वेश्चन, या ऐसे लाइन वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो वो कैसे क्रैक करना है। तो यहाँ पे पावर सीरीज जो है, पावर सीरीज का सीरीज टर्म 2 था, उसका लाइन टर्म था 3, 4, 5, 6, 7। तो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन सा है, तो 3 to 2। बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन 3 to 2, n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, ठीक है ना। बामर सीरीज का सेकेंड लाइन कौन सा है, तो n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2। बामर सीरीज का थर्ड लाइन कौन सा है, तो 5 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। उसका नेक्स्ट लाइन कौन सा है, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन कौन सा, तो 6 to 2, फिर 7 to 2। तो अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 कॉमन है ना सब में, तो जो सीरीज टर्म बामर का 2 है, इसलिए बामर के फॉर्मूला में यहाँ पे कंपल्सरी 2 है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे 2 क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे वो 2 में ही वापस आता है। और ये फाइनल यानी f यहाँ पे चेंजिंग 3, 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर, तो यहाँ पे f चेंजिंग मोड में है, बामर का है, इसलिए ये 2 नंबर फिक्स है। डन। तो ये बामर का फॉर्मूला था फॉर वेव नंबर, फॉर वेव नंबर। तो यहाँ पे वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और 1/λ तो 109,678 1/2² माइनस 1/nf²। तो यहाँ पे ये जो है अगेन इट इज रीडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, और ये जो है इसका यूनिट अब कौन सा, तो 109,678 रीडबर्ग कांस्टेंट RH, इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ये पर सेंटीमीटर है, वेव नंबर है 1/λ है, और ये पर सेंटीमीटर वैल्यू दिया गया है। तो फॉर्मूले जितने पावरफुल उतना चैप्टर 2 पावरफुल होगा। जब कोई टफ चीजें आती है तो उसके बाद कुछ अच्छा भी आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। अभी ये चैप्टर 2 टफ है, तो उसके बाद चैप्टर 3 कुछ अच्छा भी आएगा। उसके बाद के सारे चैप्टर इतने मजे भी होंगे केमिस्ट्री में कि आप थक जाओगे, लेकिन अभी अभी नए नए हो तो चैप्टर 2 में ये जो टफनेस है उसको जान लो, पहचान लो, प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, खाली फॉर्मूला लर्न करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वेव नंबर का है, वेव नंबर का। तो वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर यानी न्यू बार, वेव नंबर यानी न्यू बार, न्यू बार यानी 1/λ, और दैट इज इक्वल टू 109,678 1/2² माइनस 1/nf²। और ये जो है वो रीडबर्ग कांस्टेंट है RH पर सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आज जितने भी फॉर्मूला मैंने सिखाए हैं ना, वो सारे फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो तो आपके पास है। आप लकी हो, लॉकडाउन आया तो इतने सारे वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। तो इसी वीडियो को आप 5 टाइम रिवाइज कर लोगे ना बैठे बैठे। अब अच्छी मूवी होती है तो नहीं हम 10 टाइम 20 टाइम मूवीज देखते तो हैं, कई ऐसी मूवी है जो मेरी फेवरेट मूवी है तो मैंने 15 बार भी देखी हुई है। तो आप ये सोच लो कि केमिस्ट्री का ये वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो है, मैं 15 बार देखूंगा तो ये अच्छे से लर्न होने वाला है। सो क्यों घबराना बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, फिर बार बार लिखते जाओ, और बहुत बार लिखोगे तो आपके राइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे। तो राइटिंग के साथ साथ नॉलेज भी गेन करोगे, और नॉलेज जब आने लगेगा तो केमिस्ट्री का लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, और जैसे लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया तो सब कुछ आने लगेगा, इजी हो जाएगा, तो मार्क्स भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो अच्छे मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिस करो।
चलो नेक्स्ट, एनर्जी का फॉर्मूला अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपका मीटिंग का विजन ब्लर है बच्चों, सो डोंट वरी, आपको वीडियो तो नेक्स्ट डे मिलता ही है। तो ब्लर है तो अभी तो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये आज, चलो नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि क्या? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जब होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मैं बात करूं आपको, सपोज हमारे पास n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 वाला ट्रांजिशन है। चलो, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट है, ये अपना सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ वाला ऑर्बिट है। अब बच्चों, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। हमारा इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है फोर्थ ऑर्बिट में, उसको जाना है फर्स्ट ऑर्बिट में। ये फोर्थ वाला जो लेयर है वो हायर एनर्जी लेवल है और ये फर्स्ट वाला जो लेयर है वो लोअर एनर्जी लेवल है। ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। अब जब हायर एनर्जी लेवल से हम लोअर तक आते हैं, हायर से कहाँ आएंगे? लोअर में। तो इलेक्ट्रॉन को हाई टू लो आना है ना, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि वो 4 to 1 जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो वो कितना रिलीज होता है? आया ना समझ में कि क्वेश्चन क्या है कि 4 to 1 हम आ रहे हैं, एनर्जी लूज करेंगे, तो क्वेश्चन इज दैट कि कितना लूज करेंगे। तो कितना एनर्जी हमको लूज करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे अभी बच्चों आपने पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला En इज इक्वल टू माइनस RH Z² अपॉन n², ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट ये किसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है? तो अभी आप समझ लो कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के जंपिंग जपात है। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर Z इज 1 हियर, और यहाँ पे सपोज आप एटॉमिक नंबर Z नहीं डाल रहे हो तो रखो इसको। तो अगर ये फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए है तो ये E4 होगा, माइनस RH, Z का वैल्यू मैं नहीं डाल रही हूं, अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर होगा ना। तो फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी E4। अब फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी क्या? तो फर्स्ट का माइनस RH Z² अपॉन 1² होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अब सोचो कि ये इसका इनिशियल स्टेज है, ये इसका फाइनल स्टेज है। ये इनिशियली 4 से कहाँ आया था? 1 में आया था। 4 to 1 मूव ऑन हो रहा है ये। अगर ये 4 to 1 मूव ऑन होता है तो अब एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच का डेल्टा E बोलोगे आप, यानी कि E4 माइनस E1 आपको लेना है। तो E4 क्या है? तो माइनस RH Z² by 4 प्लस RH Z²
बाय 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप RH को कॉमन निकाल दो। RH को क्या निकाल दोगे? कॉमन निकाल दोगे। Z स्क्वायर भी निकल गया, तो बचा क्या आपके पास? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कॉमन फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया देखो, तो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन मतलब इंटू ब्रैकेट 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट माइनस फाइनल ऑर्बिट। तो यहाँ पे डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करना है आपको? RH जेड स्क्वायर 1/इनिशियल माइनस 1/फाइनल। तो ये डेल्टा ई मतलब क्या स्टूडेंट्स? डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी, और आप ऐसा बोल सकते हो कि एब्सॉर्प्शन और एमिशन of energy during electronic transition। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उसके अंदर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी रिलीज होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। अब एस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? तो हमको ये पता है कि एनर्जी होता क्या है, तो इट इज एच न्यू होता है। एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे जो एच न्यू है वो एच न्यू को मैं यहाँ पे डाल दूँ, एच न्यू इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। बैटरी છે આ મોબાઈલમાં જો तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? तो RH/h होगा इंटू जेड स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर होगा। यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या? तो RH/h, और RH/h का वैल्यू आप निकालो तो 3.29 इंटू 10⁻15। फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया आपके सामने। अब क्या मैडम आप भी बार बार झटके पे झटके देते जा रहे हो? आज तो ये झटका डे है। आज आपने तो बोला फ्राइडे है, तो हमने सोचा आपको फ्राई किया जाए आज। तो आज फ्राइडे के दिन बच्चों आपको हम फ्राई करेंगे। ये भेजा फ्राई है सब। तो न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू ब्रैकेट 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी न्यू, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डेल्टा ई इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और वही डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू से हमको न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी,
तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हर्ट्ज। और ये है रीड्स फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? रीड्स का फॉर्मूला। तो दिस फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला इज नोन एज रीड्स फॉर्मूला। ये रीड्स ने फॉर्मूला दिया है। तो रीडबर्ग से अब हम रीड्स पे आ गए। RIT अपोस्ट्रोफी एस के बाद साइड रीड्स फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय।